गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर रीड कर रहे थे जूझ। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो आनंद है, इस कहानी का करेक्टर है, जो हीरो है इस कहानी का, कैसे उसको उसके पिताजी ने 5वीं कक्षा में पेपर देने से पहले ही स्कूल से निकाल लिया था। फिर उसके बाद दत्ताजी राव के कहने पर उसके पिताजी ने उसे वापस स्कूल भेजना मान लिया था इसके लिए, और उसको ये कहा गया था कि अगर उसने स्कूल जाना है तो उसे स्कूल जाने से पहले भी खेत पर आना होगा, उसके स्कूल से आने के बाद भी उसे खेत पर काम करवाना पड़ेगा, और इसके अलावा अगर कभी खेत पर ज़्यादा काम होगा तो उसे स्कूल में गैर हाजिर भी रहना पड़ेगा। तो इन सब शर्तों के साथ उसका स्कूल में जाना तय हो गया और उसने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। पहले दिन वह स्कूल गया तो उसने स्कूल में जाकर देखा कि उसकी पहचान के अब इस कक्षा में सिर्फ 2 ही लड़के रह गए थे और उसके साथ के लड़के आगे की कक्षाओं में चले गए थे। और इस बात को सोचकर उसका मन खट्टा हो गया, तो वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के कॉर्नर में जाकर बैठ गया और वह अपने पुराने जो स्कूल में पढ़ता था उस समय की ही किताबें अपनी पोटली बांधकर एक तरह से ले आया था, और वह उसे ऐसे संभाल कर बैठा हो जैसे वह अपनी कोई पुरानी धरोहर संभाल कर बैठा था। तो जब उसका फर्स्ट दिन था स्कूल में, तो एक शरारती लड़का था चौहान, उसने आकर उसके साथ बुरा बिहेव किया। उसने जो गमछा लिया हुआ था उससे वो खेलने लगा, मतलब उसे स्कूल में थोड़ी परेशानी फील हुई। और जब उसने वहाँ पर पहले दिन वहाँ उसके साथ गमछा, जब मास्टर जी कक्षा में आए तो उसका गमछा जो कि उस चौहान ने टेबल पर रख दिया था, तो उसको देखते हुए उन्होंने पूछा कि ये गमछा किसका है। तो उसने कहा मेरा है मास्टर। तो उसने अपने बारे में बताया कि मैं पिछले साल फेल हो गया था और इस कक्षा में बैठा हूँ। तो उसके मास्टर जी ने कहा गमछा ले जा पहले। इस प्रकार उसका यहाँ पर निरादर ही हुआ था, यहाँ क्यों रखा है। मास्टर जी ने कहा मूर्खों की तरह। अब उन्हें क्या पता कि वो जो शरारती बच्चा था उसने रख दिया था। और जो बीच की छुट्टी जैसे होती है उसमें भी उसकी धोती को कुछ लड़कों ने खींचने की कोशिश की, मतलब फर्स्ट डे उसका स्कूल में अच्छा नहीं बीता। तो घर जाते समय वह सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा मैं पाठशाला। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, वह चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वो भी मुझसे कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया, लेकिन फिर सवेरा होने पर फिर से उसके मन में उमंग थी दोबारा पाठशाला जाने की। माँ के पीछे पड़कर उसने कुछ जो स्कूल के लिए उसे चाहिए था, उसे इम्पोर्टेंट लगा, वो भी उसने मंगवा लिया। अब वो स्कूल भी जाने लगा और खेती का कामकाज भी करने लगा। अब मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे और बच्चों को पीठ पर घूसा लगाते थे, और घूसा पड़ते ही लड़कों को बहुत मतलब जोर से वो मुक्का मारते थे। तो लड़कों के मन में उसके लिए दहशत बैठी हुई थी, और इस प्रकार अब जो शरारती बच्चे थे उनको शरारत करने का मौका अब नहीं मिलता था। तो इससे वो आनंद को खुशी हुई, और जो पढ़ने वाले लड़के थे उनको अब शाबाशी मिलने लगी। जो मंत्री मास्टर थे गणित पढ़ाते थे, एक आधा सवाल गलत होता तो वे अपने पास समझा देते थे उसे बिठाकर, और अगर लड़के की ज़्यादा मूर्खता दिखाई दी तो उसे वहीं ठोक देते थे। इसलिए सभी उससे डरने लगे और अपना घर से सारा होमवर्क करके आने लगे। तो इस प्रकार इसमें उसने बताया कि किस प्रकार उसका स्कूल में दोबारा से मन लगना स्टार्ट हुआ, या कैसे उसने स्कूल में अपना निर्वाह किया, या कैसे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का था, शरीर से दुबला पतला किंतु होशियार था। उसके सवाल सही निकलते थे, स्वभाव से भी वो शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, और इसीलिए उसको अब मॉनिटर बना दिया था। वह पहली बेंच पर बैठता था, बिल्कुल मास्टर जी के पास। लेकिन मुझे यह लड़का मुझे अपने से थोड़ा छोटा लगता था,
क्योंकि वो पहले 5वीं में पहुंच गया था लेकिन पेपर नहीं दे पाया था, इसीलिए 5वीं क्लास में बैठा था। तो वो लड़का उससे छोटा था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि अगर वो मॉनिटर बन सकता है तो मैं भी मॉनिटर बन सकता हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे पास तो 2 ही महीने हैं पढ़ने लिखने के, अगर मैं इस काम में फंस गया तो मैं पढ़ाई से दूर हो जाऊंगा और ये नहीं करना चाहिए। इसी कारण अब उसका ध्यान पढ़ाई में ही रहा। और लेकिन वसंत पाटिल की तरह ही वह पढ़ाई का काम करता था, अच्छे से पढ़ता था। अगर कोई काम नहीं होता था तो वह कुछ ना कुछ पढ़ने बैठ जाता था और यह देखता था यदि वसंत पाटिल ने जो काम किया है उसको शाबाशी मिलती है तो दूसरे दिन वह भी वैसा ही काम करने लगा। तो इस प्रकार कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इस कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। तो मास्टर उसे आनंदा कहकर पुकारने लगे। जब वो अच्छा बच्चा बन गया, अच्छा लगने लगा मास्टर जी को, उनका अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में अब उसका विश्वास बढ़ने लगा। अब उसके बाद वो बताते हैं कि उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आया। न संदेलकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। वे कविताएं पढ़ाते थे। उनका कविताएं पढ़ाने का ढंग बहुत ही अच्छा था। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। वे खुद भी कविता लिखते थे और अब कभी कभी अन्य कवियों की भी कविता सुनाते थे और अपनी लिखी कविता भी वो सुनाते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे भी अपना भान नहीं रहता था। मतलब उसका मन भी अब कविताओं में रचने लगा। अब वो क्या करता था, सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या जो जंगल में पशुओं को चराते हुए वो उसी मास्टर की सारी कविताएं उसी हाव भाव और अभिनय कर करके गाने लगा। इससे पहले उसे क्या लगता था कि उसे अकेलापन लगता था काम करने में। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए या दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए काम करने में अच्छा लगता है, उसे ऐसा लगता था। लेकिन अब उसे अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती, क्योंकि अब वह अकेले ही अपनी कविताएं गाने लगा और अभिनय करके उनके साथ जीने लगा। उसे लगता था कि जब मैं अकेला हूं तो वो कविताएं ऊंची आवाज में गाई जा सकती हैं और उस समय किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकता है। तो इस प्रकार वह कविताओं के साथ थुई थुई करके नाच भी लेता था। तो इस प्रकार उसे कविताओं में मजा आने लगा। उसने खुद कुछ कविताओं को अपनी चाल में गाना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने जो कविताएं गाना शुरू, तो मास्टर जी को उसका ये प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उसको उससे बड़ी क्लास के बच्चों के सामने वो कविताएं बुलाकर उससे गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया। इस कारण मुझे लगा कि अब मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मतलब वो अब स्कूल में अच्छा फील करने लगा। लोग, मास्टर साहब उससे अपनेपन का व्यवहार करने लगे। तो मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उनके पास अनेक कवियों के काव्य संग्रह थे। तो आनंद वहाँ से काव्य संग्रह अपने घर लेकर आने लगा और पढ़ने लगा। और अब उसे कवि भी अपने जैसे आदमी लगने लगे। मतलब जैसे संदेलकर मास्टर कवि थे, तो उसको लगा कि अब मैं भी जैसे कवि बन सकता हूँ, कविता लिख सकता हूँ। जैसे मास्टर जी ने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी थी, तो इस प्रकार मैं भी अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर कविता लिख सकता हूँ। इस प्रकार उसको आभास हुआ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। तो अब उसके मन में आना लगा कि मैं कविता लिख सकता हूँ। तो वो जब भी अपना काम करता, उसके दिमाग में कोई कविता चलती तो वह उसे अपने अब कागज से पेंसिल पर लिखने लगा। अगर पेंसिल नहीं होती तो वह किसी पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता और जब वह याद हो जाती तो वह वहां से साफ कर देता।
वह जो भी कविता लिखता वह अपने मास्टर जी को दिखाया करता। तो अगर किसी रविवार के दिन कोई कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। कई बार तो ऐसा हुआ कि सुबह होने तक का भी उससे इंतजार ना होता तो रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। मास्टर जी उस कविता को देखते, शाबाशी देते और उसके कविता के शास्त्र पर पूरी महफिल हो जाती। धीरे धीरे मास्टर साहब उसे बताते थे कि शुद्ध लेखन क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषय पर वे सहज बातें बताते रहते। और उनकी ऐसी बातें बताने से जो आनंद है उसको भी उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते और अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। इन बातों से मैं संदेलकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अब अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसे लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। मतलब जो यहाँ पर ये लेसन समाप्त हो जाता है। इसमें ये बताया गया कि अब उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से जो अपने उनका जीवन का लक्ष्य था उसे पा लिया है और बाद में एक वो बहुत अच्छे उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। थैंक यू।